हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा एक और नया वीडियो RSCET एग्ज़ाम के लिए लाया गया है और दोस्तों ये आप लोगों की बेहतरीन तैयारी की जांच भी करेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा भी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें और ये जानें कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान कौन करता है। अब आपको एक बात समझनी है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। बिल्कुल दिमाग से सोचना, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम में लिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि MS वर्ड काम में लिया जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब हो गया MS वर्ड, ठीक है, क्योंकि MS एक्सेल के अंदर क्या बनता है, MS एक्सेल में वर्कबुक बनती हैं, ठीक है। MS एक्सेल के अंदर जो बनता है उसे वर्कबुक कहते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन का काम होता है। MS पावर पॉइंट में बनता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन इसके अंदर बनती है। MS वर्ड के अंदर बनता है डॉक्यूमेंट, जो कि हमने अभी जाना, और MS एक्सेस में बनता है DBMS का काम होता है, और DBMS का कार्य होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि DBMS का पूरा नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आगे हम चलते हैं, इसका सही जवाब रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। MS वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो अधिकतम कितने आकार का बन सकता है। मित्रों, MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनता है वो अधिकतम 32 GB का बन सकता है, तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों आप में से सभी स्टूडेंट्स को इस बात का मालूम है कि वैकेंसी गुरु जो वेबसाइट है, जिसे हम www.vacancy.guru.in से खोल सकते हैं, यहाँ पर आपको RSCET की फ्री महत्वपूर्ण प्रश्न और फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया है उसको मैं बताना चाहूँगा वो इस वेबसाइट पर जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ लें और टेस्ट भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है। हम जब MS वर्ड में कार्य करते रहते हैं तो जब हम एक बार टैब बटन दबाते हैं, टैब बटन होता है अपने कीबोर्ड के अंदर, जब हम टैब बटन दबाते हैं तो माउस का पॉइंटर कितना आगे जाता है, और उसका सही जवाब है दोस्तों 0.5 इंच, ठीक है। एक बार टैब दबाने पर माउस का पॉइंटर 0.5 इंच आगे खिसकता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है, प्रिंट लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट या फिर आउटलाइन, और इसका सही जवाब है दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन दोस्तों, ट्रांसलेट करने का जो ऑप्शन होता है वो रिव्यू टैब के अंदर होता है, ठीक है। रिव्यू टैब में आपको मालूम होना चाहिए। रिव्यू में इसके अलावा क्या क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर होता है, थेसोस टूल होते हैं जिसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं, वर्ड काउंट होता है, ट्रैक चेंजेज होता है। आपसे पूछा जाए ट्रैक चेंजेज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझना। ट्रैक चेंज क्या होता है, डॉक्यूमेंट में बदलावों की मॉनिटरिंग करने वाला ऑप्शन ट्रैक चेंज कहलाता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जानने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको वैकेंसी गुरु चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको वैकेंसी गुरु चैनल से RSCET की सटीक आंसर की सबसे पहले मिले, आप चाहते हो कि हमें आंसर के अपलोड होते मालूम चल जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर बाहर आएंगे 15 या 20 मिनट में आपके सामने आंसर की अपलोड हो जाएगी और आप अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 6 है। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। मतलब पैराग्राफ ग्रुप जो है होम टैब में तो होता ही MS वर्ड में, इसके अलावा और कहाँ पर रहता है दोस्तों, पेज लेआउट टैब में भी होता है। मतलब होम और पेज लेआउट दोनों टैबों में यहाँ पर आपका पेज लेआउट टैब और होम टैब दोनों में पैराग्राफ ग्रुप होता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रत्येक लाइन पर अगर आप नंबर लगाना चाहते हो तो दोस्तों लाइन नंबर का आप इस्तेमाल करोगे, और लाइन नंबर पेज लेआउट टैब में होता है। लाइन नंबर ऑप्शन कहाँ होता है, पेज लेआउट टैब में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है।
MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी बड़ा करने के लिए आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा प्रदर्शित करना है, कैपिटल में प्रदर्शित करना है या 3 लाइन के बराबर बड़ा करके दिखाना है तो आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रॉप कैप। जैसे आपने अखबार में देखा होगा, ऐसा एक अपना जो है पैराग्राफ आता है, उसमें एक अक्षर जो है पहला अक्षर इतना बड़ा होता है ऐसे, ठीक है, तो ये ड्रॉप कैप कहलाता है। आपको मालूम होना चाहिए ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मित्रों MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग पासवर्ड लगाने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्शन देने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट का मीन पासवर्ड लगाना, सुरक्षित करना। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है? जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ MS वर्ड के अंदर सबसे अधिकतम कितना होता है? सबसे अधिकतम जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है वो होता है 72 और सबसे कम कितना होता है? 8 होता है, 8 और 72। और आपसे पूछा जाए अपने आप कितना रहता है MS वर्ड में तो आप बताओगे 11 रहता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? मित्रों MS वर्ड में अलाइनमेंट के प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर 4, ठीक है। MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। और चारों की शॉर्टकट Ctrl+L लेफ्ट की, Ctrl+E होती है सेंटर की, Ctrl+R राइट की और Ctrl+J जस्टिफाई की, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा ऑप्शन हर पेज के नीचे बॉटम में शो होता है? यानी हर पेज में सबसे नीचे जो प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मित्रों हर पेज में सबसे ऊपर हेडर होता है और हर पेज में सबसे नीचे फुटर होता है। तो आपसे पूछा जाए हर पेज में किसी भी शब्द को दोहराना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप फुटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज न्यूनतम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। मतलब फ़ॉन्ट साइज़ आप सबसे कम 8 कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा 72 कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप 11 रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें से आप एस को मिटाना चाहते हो, ये कर्सर है यहाँ पर और एस को मिटाना चाहते हो तो आप कौन सा बटन दबाओगे? दोस्तों इसके लिए आप डिलीट बटन दबाओगे, ठीक है। डिलीट बटन से तो राइट साइड का यानी दाएं साइड का मिटता है और बैक स्पेस से बाएं साइड का मिटता है, ठीक है। बाएं साइड का मिटाना हो तो बैक स्पेस और दाएं साइड का मिटाना हो आपको तो डिलीट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब है डिलीट ऑप्शन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बुलेट व नंबरिंग टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बुलेट और नंबरिंग जो टूल है इसका प्रयोग दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, पेज नंबर देने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब है दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि आपको 3 नंबर पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद में प्लेस करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? और इसका सही जवाब है दोस्तों कट व पेस्ट। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको उसको कट करना चाहिए और कट करने के बाद 5वें पैराग्राफ के बाद में कर्सर को ले जाना चाहिए और वहाँ जाने के बाद आपको पेस्ट करना चाहिए। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं? किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्पेलिंग को सुधारने के लिए ऑप्शंस हैं स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्पेल चेक। यानी स्पेलिंग चेकर जो होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन जो होता है जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है, इसकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को सुधार सकते हैं। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में क्या नहीं आता? और उसका सही जवाब है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या फिर सर्चिंग। और इसका सही जवाब है दोस्तों सर्चिंग, क्योंकि सर्चिंग का फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा सर्चिंग। दोस्तों एग्जाम में कुछ ही इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल ईजी 14 प्रश्न आएंगे 35 में से, आप आसानी से पास हो जाओगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये विश्वास आप कीजिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? यानी यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है, ठीक है। फाइल नेम इसका सही जवाब होगा।
अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस क्रियान्वयन यानी कौन से क्रियान्वयन फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यानी आपसे पूछा गया है कि रन की सहायता से अगर एमएस वर्ड चलाएं तो कौन सी कमांड हम लिखते हैं, और आप सभी को मालूम होना चाहिए अगर रन की सहायता से अगर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम winword.exe कमांड का इस्तेमाल करते हैं। winword.exe, ये बात आप याद रख लेना। अगला 21वां क्वेश्चन है, एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल में जो सीट बनती है उस सीट को वर्कशीट या फिर स्प्रेड शीट के नाम से जानते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए एमएस एक्सेल की सीट को वर्कशीट या स्प्रेड शीट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि औसत अगर आपको फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, और इसके लिए बिल्कुल सही फॉर्मूला जो है वो है एवरेज, क्योंकि सिंपल सा आपको मालूम होना चाहिए कि एवरेज का मतलब ही औसत होता है, तो औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग किया जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, मतलब एमएस एक्सेल में जो सीट रहती हैं उसका अपने आप पहले से ही कौन सा व्यू रहता है? आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों, एमएस एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने माइंड में नॉर्मल व्यू आंसर सोचा था उन सब का सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, मतलब कुछ एमएस एक्सेल में ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो पहले से डिसाइड रहते हैं, पहले से डिफाइन रहते हैं, तो और वो क्या करते हैं? स्वतः ही गणना करने का काम करते हैं। ऐसे फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है? मित्रों ऐसे फॉर्मूलों को फंक्शन कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जो पूर्व निर्धारित फॉर्मूले होते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं, और फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए शिफ्ट प्लस F3 किसकी शॉर्टकट की होती है? फंक्शन इंसर्ट करने की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एमएस एक्सेल में जो की संशोधन के काम में आती है वह है, मतलब एमएस एक्सेल के अंदर कौन से की का प्रयोग हम संशोधन यानी बदलाव करने के लिए करते हैं, एडिटिंग करने के लिए करते हैं, और इसका सही जवाब है मित्रों F2 का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में बदलाव यानी एडिटिंग के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है, रीनेम, तो रीनेम की शॉर्टकट की भी दोस्तों F2 ही होती हैं। ठीक है, रीनेम करने की यानी नाम एडिट करने की या फिर किसी सेल में संशोधन यानी बदलाव करने की शॉर्टकट की भी F2 ही होती हैं। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी तैयारी अभी तक भी बेस्ट नहीं है और अभी तक भी आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियोस और ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, और यहाँ पर आप इनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक क्रेश कोर्स भी मिलेगा। क्रेश कोर्स आप मात्र 99 रुपये में यहाँ से खरीद सकते हैं, जिसमें आप 5 टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, मतलब टेस्ट खरीदने के बाद आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, और 5 टेस्ट का एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हैं, मतलब आपको 15 बार या टेस्ट दे लेंगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज RCET में बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी तैयारी का अच्छा मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? एक्सेल का इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का भाग नहीं है? दोस्तों सेल एमएस एक्सेल में होती हैं, रो एमएस एक्सेल में होती हैं, कॉलम एमएस एक्सेल में होते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट एमएस एक्सेल में नहीं होता। आप सभी को बताना चाहूँगा ये एमएस एक्सेल में ऐसी सीधी लाइनें कॉलम कहलाती हैं, ठीक है, और आड़ी लाइनें जो रहती हैं ये वाली, ये रो कहलाती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये आड़ी लाइन, ये वाली जो लाइन है ये रो कहलाएगी, और ये जो सीधा वाला देख रहे हो लाइन, ये वाला कॉलम कहलाएगा। और जहाँ पर एक कॉलम एक रो को काट रहा है, ये वाला, ये बॉक्स जहाँ पर बन रहा है, इसे हम सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल कौन सा हुआ? जो रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से बनता है। ठीक है, बाकी ये प्रश्न आपको सब 20वां मैंने बताया कि एमएस एक्सेल में क्या नहीं होता? कॉलम भी होता है, रो भी होता है और सेल भी होता है। तो क्या नहीं होता? डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो इसका सही जवाब रहेगा डॉक्यूमेंट। ओके, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पर। फॉर्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होगी और इसे खाली स्थान द्वारा पृथक किया जाता है, और उसका सही जवाब है दोस्तों कोमा। अगर आपको यहाँ पर लिखना है A1 और कोमा लगाया और यहाँ पर लिखा A3, तो इसका मतलब क्या हुआ? A1 और A3, A1 और A3। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है। और कॉलन का इस्तेमाल किस लिए के लिए करते हैं? कॉलन यानी A1 कोलन A3,
यहाँ पर ये जो बीच में कोलन का चिन्ह आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि A1 से A3, इसका मतलब से होता है, इसका मतलब और होता है। तो पृथक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, A1 और A3, तो यानी पृथक करने के लिए कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान तरीके से बदलने विजुअल रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है, और उसका सही जवाब है दोस्तों चार्ट। डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझने के लिए या फिर विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की MS एक्सेल में F11 होती है। आपसे पूछा जाए कि MS एक्सेल में चार्ट लेने की शॉर्टकट की क्या है, तो आपका जवाब रहेगा F11। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। मतलब MS एक्सेल में आप डायरेक्टली कुछ भी एंटर नहीं करना चाहते, एडिट नहीं करना चाहते, तो आप फॉर्मूला बार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इस टेब में प्रूफिंग टूल होती हैं। कौन सा टेब है जिसमें प्रूफिंग टूल होता है। मित्रों प्रूफिंग टूल जो है रिव्यू टेब में होता है। स्पेलिंग ग्रामर, थिसॉर्स, प्रूफिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है, रिव्यू के अंदर होती हैं। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह के पेज ओरिएंटेशन का अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आपको चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो कौन सा आप इनमें से ओरिएंटेशन चुनेंगे, और उसका सही जवाब है दोस्तों लैंडस्केप। लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऊंचाई जो होती है वो कम होती हैं। तो ये कौन सा होता है, लैंडस्केप पेज होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको RCIT से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं तो आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है वैकेंसी गुरु। जैसे आप वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे आपके सामने वैकेंसी गुरु की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने सभी को इस वीडियो को क्या करना है, अपने फेसबुक पर लगाना है और सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, हमारी उम्मीद आपसे यही रहेगी कि आप सभी शेयर करेंगे। बस आप हमारी उम्मीदों को पूरा कीजिए, आपके RCIT में पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।